तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो शांति वार्ता चाहते हैं, ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान उससे इनकार करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है हम मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अलग अलग देशों से मेहमान जुड़ गए हैं। फखर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमीत माकुड़े प्रेसिडेंट अमेरिकन फॉर हिंदू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सलाह शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, वहीं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर सिवाज, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो शांति वार्ता चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन अटैक्स भी हो रहे हैं, क्या ये टाइम बाइंग चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? वो अचीव कुछ करना चाहते थे, सत्ता परिवर्तन अपने हिसाब से चाहते थे, अब वो कह रहे हैं उनको ऑफर दिया गया सुप्रीम लीडर आप बन जाइए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज चल रहे हैं, हो क्या रहा? हाँ बिल्कुल, देखो दो तीन बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को मुझे लगता है अंडर एस्टिमेट किया, और उन्होंने सोचा था कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी उनका टॉप कमांडर और उसके 50 से के करीब मिलिट्री कमांडर पॉलिटिकल कमांडर मारे गए तो फिर ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और 27 दिन हो गए कि जो ईरान पलटवार कर रहा है। तो ईरान ने अपनी एनालिसिस की, स्वॉट एनालिसिस जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उसकी जो वीकनेस थी, उसका एयर पार इतना अच्छा नहीं है, एयर डिफेंस भी कमजोर है, नेवी भी किसी हद तक छोटी है, मगर उसकी स्ट्रेंथ है उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन। उसने भरपूर इसका इस्तेमाल उठाया, और उसने क्या किया, ईरान ने बड़े क्लेवरली इसको मिलिट्री इकोनॉमिक वॉर बना दिया। मिलिट्री वॉर से उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जहां से 20% ऑयल जाता है, 35% LNG जाती है। पूरे वर्ल्ड में फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की हाहाकार मच की। दूसरा उसने क्या किया, जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर ये जहां पर भी बेसिस थी अमेरिका की, जो जो कंट्रीज वहां थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया या UAE, ओमान, दुबई, और इनको एक प्रकार से हमला उनके एनर्जी सेक्टर पे भी किया है, और कोलेटरल डैमेज उनको हुआ है। तो सच्चाई ये है कि इकोनॉमिक इतना इंपैक्ट हुआ, टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ गया है, ऑयल वहां से जाना बंद हुआ है। तो उसने इकोनॉमिक भी किया। अब क्या चाहता है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है जो उसने सोचा था, उसने 3 मेन मुद्दे बनाए थे जो उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री एम थे, कि यहां पर एक रिजीम चेंज होगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और इसके कहीं ना कहीं मिसाइल के रिस्ट्रिक्शन होगी। वो कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार गेम जो है अपनी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, कर भी सकते हैं, मगर जिस प्रकार से वो 82 एयर डिवीजन को और नेवल मरीन्स को ला रहे हैं, ये भी मालूम है अगर वो करते हैं ऐसा खर्क आइलैंड पे, तो वहां पर बॉडी बैग जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होंगे। तो मुझे लगता है आज डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं, उनको यह समझ नहीं आ रहा आगे उनको क्या करना है, पर वो ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। मगर ईरान को उनकी दुखती हुई नबज पकड़ ली है, और उनको लगता है कि ईरान अभी लड़ाई बंद नहीं, लड़ाई करने से पहले इसने जो अभी अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए हैं, उनके काउंटर दे दिए हैं ईरान ने। और जो पॉइंट ईरान ने दिए हैं उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक, आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करा जाए, वो ईरान का हिस्सा है, और दूसरा यह है कि भाई उनको जितना भी लड़ाई के अंदर नुकसान हुआ है उसको भी एक प्रकार वापस दिया जाए, पैसा दे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में 3 प्लेयर हैं, एक अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है। इजराइल इस लड़ाई को बंद नहीं चाहता, इजराइल लड़ना चाहता है, वो चाहता है कि ईरान कमजोर और हो जाए। अमेरिका जो है वो ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, और ईरान है उसके अंदर कैपेबिलिटी है, आगे लड़ेगा। क्या ईरान इस लड़ाई को जीत सकता है? ईरान जीतना नहीं चाहता। ईरान अगर वो लड़ता रहा, यही उसकी जीत है। अगर वो सरवाइव कर जाता इस लड़ाई को, वही जीत है उसकी, और मुझे लगता है वो बेखूबी से कर रहा है, और जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने सोचा था वो नहीं हो रहा। दूसरा, आपने बताया कि अभी तो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद किया है, अगर ये अल मंदाब को भी बंद कर देते हैं तो फिर देखें जितना भी ऑयल जा रहा है यूरोप की तरफ, एशिया से यूरोप की तरफ जा रहा है रेड सी में, वो भी बंद हो जाएगा। आप देखें कि कितना इंपैक्ट हुआ, वहां भी 12% ऑयल जाता है। बिल्कुल सर, ऑनरेबल एग्जिट चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान इसमें एंट्री कर रहा है, पाकिस्तान बैकडोर एंट्री कर रहा है, और बैकडोर एंट्री की जा रही है पीस टॉक्स के जरिए। यूसुफजई जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है कि हम पीस टॉक करवाएंगे, लेकिन पीस टॉक तो तब हो पाएगी ना जब आपके दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। ईरान तो साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि हम
पीस टॉक नहीं करेंगे, हम अपने इस युद्ध को इंतकाम तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि दोस्तों के साथ पीस टॉक होगी। आपने तो खुद यूएनएससी में वोट अगेंस्ट किया था पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ, तो कैसे पीस टॉक हो पाएगी जब दोनों देशों रिश्ते ही नहीं अच्छे? गुनिका जी, मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रही हैं, यस्टरडे इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस ने जो अमेरिकन डिमांड्स ईरान के सामने रखी थी और ईरान की जो डिमांड्स हैं वो वाशिंगटन के सामने रखी थी। तो वो वैसे तो नहीं रखी थी कि अब्बास अराक्ची साहब दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसगडार से उनकी बात हो रही है। मसूद पशकियान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की तैयब उर्दवान से बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के उनके साथ रिश्ते ख़राब हैं। मामलात कभी छोटे मोटे हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। आप अगर 2024 की बात करें, मिसाइल स्ट्राइक्स की थी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब्बास अराक्ची साहब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस्लामाबाद आ चुके हैं। पाकिस्तान के सागदार और बाकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो आते जाते हैं तेहरान में। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त अगर आप वाशिंगटन पोस्ट को या रॉयटर्स को या बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको पढ़ें, यकीनन आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सूटेबल ऑप्शन है फॉर ईरान एंड अमेरिका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये वैसी बातें हो रही। तो पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हम जाके दरमियान में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप मिसाइल ना मारे और आप एयर स्ट्राइक ना करें। लाजमी सी बात है, दोनों बड़ी ताकतें हैं, इजराइल अमेरिका भी, अमेरिका इज ए सुपर पावर, और ईरान इस रीजन में जो उसने सरप्राइज किया है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप को किया है बल्कि उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं या जो बाकी दुनिया, मिडल ईस्ट, उनको भी उन्होंने सरप्राइज किया है। शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 28 फरवरी से पहले कि ईरान इस किस्म के स्ट्राइक्स कर सकता है। और मैं ये कहूंगा कि इजराइल को कभी किसी ने, जब से इजराइल 1948 से बना है, मुझे नहीं लगता कि इजराइल को कभी किसी ने टफ टाइम दिया हो। इजराइल ने हमेशा से जिसे कहते हैं कि लोगों को मारा है, वो लबनान में हो, वो सीरिया में हो, वो गजा के अंदर हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके ऊपर किसी ने मतलब फायर किया हो, उनको जवाब दिया हो। ईरान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो, कि जिन्होंने इजराइल को कहा कि नहीं, हम हैं और हम आपको बताएंगे, हम आपको जवाब देंगे, उन्होंने दिया। यह भी बात हो रही है कि जी यूके कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो रशिया और चाइना उनके साथ कर रहा है और बाकी भी उनको सपोर्ट मिल रही है, जो भी कर रहा है। इजराइल को भी तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये अगर पाकिस्तान मीडिएशन करता है, इजिप्ट करता है, टर्की करता है, तो वो मेरे ख्याल में इसलिए कर रहा है कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को इससे फायदा हो जाएगा या मिडिल ईस्ट को इससे फायदा हो जाएगा। इंडिया का भी मैं देख रहा था कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। पाकिस्तान में प्राइसेस देख ले, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी वीक है और लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है बहुत कम है। मतलब 46% हमारे पास पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं, तो हम ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस तरीके से दुनिया में और बहुत सारी कंट्रीज है जो इससे इफेक्ट हो रही है। तो अगर ये जंग नहीं रुकती तो मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इतना मसला क्रिएट हुआ है, अगर बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाता है तो गालिबन पूरी दुनिया रुक जाएगी। और पाकिस्तान में ये बातें हो रही कि जी राशनिंग की जाए और एक ऐप बनाया जा रहा है कि जी इतने लीटर पेट्रोल जो है वो पर डे या पर वीक हर किसी को मिला करेगा। इसके साथ साथ जो है स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद है। शायद बाकी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लेकिन मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि इस वक्त अच्छी नहीं है। ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका का मामला नहीं है, इससे पूरी दुनिया, मतलब 8 बिलियन पॉपुलेशन रहती है इस दुनिया में। फकर जी, एक बात ये भी है ना कि आपके जहाज को भी रोक दिया था ईरान ने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलने नहीं दिया। मैं उस पर भी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी प्रवीण जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिचुएशन में है, पहले उन्होंने इस युद्ध को शुरू तो कर दिया कि अचीव कर लेंगे, जल्द से जल्द कुछ हफ्तों में नतीजा आ जाएगा, लेकिन अब ये युद्ध का अंत होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास लूज करने के लिए बहुत है, कुछ है, लेकिन ईरान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान के पास तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई है, उनकी लीडरशिप भी खत्म होती जा रही है। अब उनके पास सिर्फ वो सर्वाइव कर रहे हैं और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। ये तो कहना पूर्ण रूप से बेबुनियाद और गलत है कि ईरान मजबूत स्थिति में है या ईरान जीत रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बट ईरान मजबूत स्थिति में है ये कहना भी बेबुनियाद है, क्योंकि उसकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है। उसमें जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थे उनमें ऑलमोस्ट 70 to 90% डिफरेंट
नंबर्स आर कमिंग अप कि 70% से 90% तक उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गई है। और देखिए, अमेरिका को कभी भी किसी प्रकार की ये गलतफहमी नहीं थी कि दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट टर्म वॉर या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ईरान इज अ वेरी लार्ज कंट्री। ईरान के पास पेट्रोल बेचने से काफी पैसा आया हुआ था और उन्होंने मोस्ट ऑफ द पैसा डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट लगाया था। तो डेफिनेटली अमेरिका वाज प्रिपेयर्ड फॉर नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म वॉर। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म वॉर होगा। 4 हफ्ते भी इतने बड़े वॉर में और पूरी दुनिया में जो एक तरह से अस्थिरता आई है, वो 4 हफ्ते भी एक बड़ा समय है। लेकिन मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते में यू विल सी अ वेरी सब्सटैंशियल कंक्लूजन टू दिस वॉर एंड अमेरिका विल प्रिवेल इन द सेंस अमेरिका अपने जो टर्म्स है उसको मना के ही ये वॉर खत्म करेगा। अमेरिका विल नेवर निगोशिएट एनीथिंग विच इज नॉट गोइंग टू इन इट्स फेवर। इट विल निगोशिएट पीस विथ स्ट्रेंथ। दैट इज द डॉक्ट्रिन दैट अमेरिका हैज स्टार्टेड एंड इट विल कंटिन्यू विद दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अमेरिका ने इस बार वेरी क्लियरली पूरी दुनिया को कह दिया है कि वी आर नॉट देयर फॉर मॉरल पुलिसिंग, वी आर देयर फॉर अमेरिका फर्स्ट, वी आर देयर फॉर अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट। तो आप देखिएगा कि भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो सबसे बड़ा खतरा था, नॉट जस्ट फॉर अमेरिका बट फॉर द होल वर्ल्ड, यू विल सी दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इज टोटली डिसमेंटल और पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है और ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। बैलिस्टिक मिसाइल जो पूरी दुनिया को खतरा था वो खत्म कर दिए गए हैं। हॉर्मूज का जो कंट्रोल है, आप देखिए जो निगोशिएशन होंगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल फॉर हॉर्मूज विल नॉट रिमेन विथ ईरान, इट विल कम टू द इंटरनेशनल पावर वेयर अमेरिका विल हैव अ वेरी सब्सटेंशियल से। तो इन सब के मद्देनजर पूरी दुनिया को मुझे लगता है अमेरिका को एक तरह से धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन इस्लामिक जिहादी एक्सट्रीमिस्ट रजीम जो मैं बार बार कहता हूं, जो ईरान जैसी जो रजीम पिछले 40 से 50 साल तक वहां पर थी और जिसके मुखिया ये कहते थे कि मैं इजराइल को पूरी दुनिया से मैप से ही हटा दूंगा, मैं डेथ टू अमेरिका 100 बार कहते थे, उस पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट करना और पूरी दुनिया को लॉन्ग टर्म इस्लामिक जिहादी एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिज्म से बचाना, उसके लिए पूरी दुनिया को ट्रम्प साहब का और अमेरिका का धन्यवाद देना चाहे, ये मैं कहना चाहता हूं। सलाह शोएब चौधरी जी, आप धन्यवाद करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे कि प्रमीत जी कह रहे हैं कि इस युद्ध को शुरू किया टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और इसके अलावा जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरे युद्ध का, आपका देश भी अछूता नहीं है उससे, उसमें जिस तरीके की बदलाव किए जा रहे हैं, अलग अलग राशनिंग सिस्टम हर जगह पर हो रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो हो रहा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। सबसे पहले आज बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस है। 1971 में इसी दिन बंगाली ने हथियार उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और इससे हमारे जंग में भारतवासियों ने, भारत ने जो मदद दी, इसके लिए हमारे तरफ से पूरे भारतवासी को हमारी तरफ से प्रणाम और नमस्कार। अभी आपके सवाल के जवाब देखिए गणिका जी, ये जो अमेरिका जो बात करता है कि ये दे आर अगेंस्ट टेररिज्म, मिलिटेंसी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो दुनिया में अलकायदा का पैदा किसने किया? अमेरिका ने किया। अभी सीरिया में क्या देखने आप, ये जो अलकायदा वाला तख्ते पे बैठे हैं, इसको कौन मदद कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। हमारे देश में, बांग्लादेश में 2024 में जो जिहादी तख्ता पलट हुआ था, उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। सो दुनिया में हर जगह पे जहां जहां जिहादी होता है, पाकिस्तान की तरह एक टेररिस्ट मुल्क, आतंकवादी मुल्क, इसके साथ सीला लगाता है डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप को मत ये क्या कहता है या नहीं कहता है, इसका कोई फालतू बात है। दूसरी बात जो है, ये पीस टॉक की बात जो आप करेंगे गणिका जी, ये जंग किसके? ये जंग है इजराइल अमेरिका के जंग, ईरान के खिलाफ। अभी पाकिस्तान ये पीस टॉक बैठाना चाहता है तो इजराइल को छोड़ के, पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो जो मुल्क इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, मेन स्टेक होल्डर, वो कैसे ये मीटिंग करेगा? ये आसिम मुनीर चाहिए या शहबाज चाहिए, पूरा पाकिस्तानी ये जो देश नाम के एक चीज है, ये पूरे के पूरे है डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली। एक्चुअली भिखारी मुल्क को कुछ कभी चारा भी नहीं है, भीख मांग मांग के चलते हैं दुनिया में। अभी जो हमारे साहब अमेरिका से कह रहे थे कि मॉरल पॉलिसिंग अमेरिका नहीं करता है, ब्ला ब्ला, ये भी बकवास है। देखिए अमेरिका मॉरल पॉलिसिंग नहीं, अमेरिका गुंडागर्दी करता है। दुनिया के सारे देश में जाके वेनेजुएला में क्या क्या गुंडागर्दी किया, तो सद्दाम हुसैन को मार दी, कहा के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बाद में क्या महसूस हुआ? कुछ भी नहीं है। अभी ईरान के पास पूरे कह रहा है कि ये है वो है, असली मकसद है ईरान की जो पेट्रोलियम रिसोर्स, इसको कब्जा करना,
असली मकसद, जैसे हमारे अमेरिका से जो भाई गए उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल कब्जे में लाएंगे, इंटरनेशनल कब्जा, ये कोट एंड कोट ये क्या है, अमेरिका के कब्जा में लाएगा। अमेरिका तेल को कब्जा करना चाहता है, और अमेरिका ये जो पूरे मिडिल ईस्ट मुल्क है जिन्होंने अमेरिका को सालों तक बरसों तक पैसा दिया, दोस्त समझा, अभी समझ गए कि अमेरिका किसी के दोस्त नहीं है। अमेरिका को जो दोस्त मानेगा उसके लिए दुश्मन की कोई जरूरत है नहीं। मेरे राय से कनिका जी, ये जो जंग है ये चलेगा। ये बात सही है जो नवीन जी ने बताया है कि ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो गई। ये मुस्तफा खमीनी के नाम में जो स्टेटमेंट आ रहा है, मुस्तफा खमीनी अभी मर गया है या कोमा में है या मर गया है, ये जिंदा है नहीं। अमेरिका अभी ईरान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ IRGC। सो ये IRGC आतंकवादी और वासिस फोर्स ये चला रहा है। अभी देखिए ईरान सबसे ज्यादा जो थ्रेट किसके लिए है, इजराइल के लिए है, सऊदी अरबिया के लिए है और बहरीन के लिए। कतार के लिए है नहीं, कतार तो ईरान को पैसा देता है ये आतंकवादी कामों में। अभी कतार को भी अटैक कर दिया। सो ये जंग खत्म होने वाला है नहीं। अगर ये जंग खत्म करना है, डोनाल्ड ट्रंप को आके मोदी जी को पकड़ना पड़ेगा कि भारत ही एकमात्र मुल्क जिसके साथ इजराइल का रिश्ता है, जिसके साथ अमेरिका का रिश्ता है, जिसके साथ ईरान का रिश्ता है। अगर भारत कोई इनिशिएटिव लेगा पीस टॉक की, ठीक है सर। शिवाज जी, आप एग्री करते हैं कि भारत एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? जिस तरीके से पाकिस्तान तो बैकडोर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिलेशन तो अच्छे हैं नहीं है सबसे। आप यूएस से सिर्फ इसलिए अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं क्योंकि यूएस आपको पैसा देता है। ईरान से आप अपनी दोस्ती थोपना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ईरान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सऊदी कंट्रीज, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान को यह भी डर है कि सऊदी अरब के साथ जो उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, अगर युद्ध लंबा चलता है तो उनको भी युद्ध में कूदना पड़ सकता है, पाकिस्तान को भी? हाँ बिल्कुल, देखो पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और सच्चाई यह है कि आपने बहुत अच्छा बोला कि ये जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है उसमें है कि अगर एक पे हमला दोनों पे हमला, और हमला तो हुआ है सऊदी के ऊपर, ईरान ने हमला किया है, तो फिर क्यों पाकिस्तान ने अभी तक मदद नहीं की सऊदी की? दूसरी बात, इसको कहीं गलती से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई पाकिस्तान को, इसका ये इस्तेमाल करना चाहता है। और सच्चाई यह है डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोलेगा वैसा करेगा पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूमता है। उसको पता है कि IMF वर्ल्ड बैंक लोन तो अमेरिका से दिलवाएगा। तो सच्चाई यह है कहीं ना कहीं ईरान को भी ये कुछ करने की कोशिश कर। कहने का मतलब यह है पाकिस्तान जो है वो इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 3 प्लेयर हैं। इसके अंदर अमेरिका भी है, इजराइल भी है और ईरान भी है। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है? क्या पाकिस्तान मानता है कि इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश है? तो ऐसे में इसका समझौता कैसे हो सकता पाकिस्तान में? अब बात आती है भारत की। भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हैं, भारत के रिलेशनशिप इजराइल से भी अच्छे हैं और भारत के रिलेशनशिप ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ चाबार पोर्ट और एनर्जी का मेल मिलाप है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड बॉडी को भी समझना चाहिए भारत एक ऐसा देश है जिसकी डायनेमिक लीडरशिप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो समझते हैं, मैच्योर्ड और डायनेमिक लीडर हैं। मुझे लगता है कि भारत एक बहुत अच्छी चॉइस है। वो तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और मैच्योरली वो कोई ना कोई इस चीज को सॉल्यूशन निकाल सकता है। बात ये आती है कि एक देश जो कि ऐसा कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप देखें कि जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, जो अमेरिका को इतना नहीं लग रहा है जितना कि ये मिडिल ईस्ट और में के कंट्री का जितना ऑयल आता है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, इन कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी के बारे में भी भारत सोच सकता है। मुझे लगता है कि हर तरफ से अगर आप देखो भारत एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है और भारत सच्चे मन से कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेगा। ये भी देखना होगा कि पीस टॉक कब होते हैं, क्या होते भी है या सिर्फ इसकी बातें की जा रही है, ग्राउंड पर क्या होता है। फखर जी, आपके जहाज को तो गुजरने ही नहीं दिया ईरान ने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक दिया। वो तो ऑयल या गैस भी लेकर नहीं जा रहा था, वो तो सिर्फ खाने का सामान लेकर जा रहा था। गुनिका जी, ये खबर एक तो आप इसको रिकन्फर्म कर ले, कल से आप लोगों के मीडिया पे ये खबर चल रही है, लेकिन इसके अलावा ये खबर कहीं नहीं है। इसको मैंने कंफर्म करने की कोशिश की फ्रॉम UAE, फ्रॉम कतर, ठीक है, और पाकिस्तान। कहीं पे ये खबर नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को वापस किया। तो ये खबर आप लोग कल से फेक न्यूज चला रहे, तो इसको वापस ले। दूसरी बात,
जनरल साहब कह रहे हैं कि जी मोदी साहब इज ए गुड चॉइस फॉर ये पीस टॉक। तो आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान दलाली कर रहा है ये पीस टॉक करके। इजिप्ट भी यही कर रहा है, टर्किया भी यही कर रहा है। इससे पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मीडिएशन करवाई थी, वो भी यही कर रहा था। इस जंग से पहले ओमान में जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर इस्तांबुल में हुए और फिर जाके इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यूरोप में किसी कंट्री में हुए, तो वो भी क्या दलाली कर रहा था। मसला यह है कि आप लोगों का मोदी साहब जो है ऐसे मौकों पे मुझे नहीं समझ आती कि वो गायब क्यों हो जाते हैं, फ्रंट पे नहीं आते। इजराइल का तो उन्होंने इस अटैक से एक दिन पहले दौरा किया था, तो क्या अब वो जाके ईरान को कहेंगे कि नहीं जी तुसी मान जाओ क्योंकि इजराइल तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको आपके ऊपर एयर स्ट्राइक करता रहेगा। वो आपको सफायती से नेतन्याहू का ये मिशन है कि ईरान को मैं हटा दूंगा। ये कह रहे हैं ना कि जी वो इजराइल को हटा देंगे, इजराइल को हटा देंगे। तो क्या इजराइल ये नहीं कहता कि हम सफायती से इसको मिटा देंगे, टेररिस्ट कंट्री? कहां पे डिक्लेयर हुआ है कि ईरान इज ए टेररिस्ट कंट्री? और एक ये जो पार्टिसिपेंट ने कहा पाकिस्तान तो इस वक्त मगर जी ईरान के साथ टॉक हुई है, ईरान के साथ टॉक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉक हुई है। डेफिनेशन है ना, वो अगर किसी को नहीं पता तो वो पढ़ ले पहले, उसके बाद ये बात करे कि कौन टेररिस्ट है और कौन टेररिस्ट नहीं है, और कौन इसके लिए सूटेबल है और कौन नहीं है सूटेबल। इस वक्त बात हो रही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में कौन बात कर रहा है? तेहरान भी बात कर रहा है। बेशक हमारे इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं और हम रखेंगे भी नहीं, हमारी मर्जी है भाई, हम नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। कोई हमसे रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं? नो, वो भी हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, नहीं मानते, हमारे पीछे पड़े हो रहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जब आमना सामना होगा तो हम उनको देख लेंगे, हम जवाब दे सकते हैं। इजराइल और इजराइल जैसे बहुत सारे मुल्क आए हैं गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। जहां तक बात है इसकी कि टेररिस्ट क्या है, टेररिस्ट वो मुल्क है जिसने 1 लाख गजा के लोगों को क्रश किया, जिसके ऊपर गार्डियन की रिपोर्ट है कि एक वहां के अपने जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर स्टोरीज की, और उसको जिसे कहते हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत जिसे कहते हैं टफ टाइम दे रही है टेल अवीव में रहकर। बात सारी यह कि अगर आप लोग ये बात नहीं कर सकते कि इंसानों को क्रश करना, वो अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, लीबिया में हो, सीरिया में हो, वो सूडान में हो, अगर आप इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है तो आपके लिए होगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट इस चीज को ना कभी सपोर्ट करता हूं ना करूंगा। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर गलत करता है, वहां पे एयर स्ट्राइक करता है और आम सिविलियन को मारता है, मैं उसको इस्लामाबाद में बैठकर गलत कहता हूं और ऑन कैमरा कहता हूं, ये नहीं कि कुछ चुप चुपा कर ये बात करता हूं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई इतना पढ़ा लिखा शख्स, अगर उसके अंदर ये तमीज नहीं है, उसके अंदर ये सेंस नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में उससे जिसे कहते हैं ना एक गली कूचों में जिसे कहते हैं कि एक घूमने फिरने वाला एक आवारा किस्म का शख्स, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है प्रवीण जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक तरफ बाकी कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है ही कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाता है, हर जगह किल्लत चल रही है, कई जगह पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कई जगह पर टाइमिंग कर दी गई है कि 9 बजे तक ही आप बाहर जा सकते हैं, 9 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, तमाम राशनिंग किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप टॉक कर रहे हैं उसमें इजराइल को एक तरफ कर दिया गया, और इजराइल जिस मकसद से डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ आया था, अब अमेरिका अपना ही मकसद अचीव कर रहा है, सिर्फ पीस टॉक करके पहले अपना फायदा कर लिया, अपने आप को सुपर पावर दिखा दिया, और उसके बाद अब आ गए हैं टेबल पर टॉक करने के लिए, और इजराइल दूसरी तरफ अपने मकसद के लिए साथ तो आया लेकिन अब उसको अलग छोड़ दिया। नहीं मैडम, बिल्कुल अमेरिका अपने अलाइज को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ रहा है। उसने इसी वॉर में और पिछले वेनेजुएला से लेके जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, उसने ये क्लियरली पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भाई इफ यू आर गोइंग क्लोज टू चाइना and if you are playing against America or America's interest, then you are going to have tough time. वेनेजुएला में तो बहुत आसानी से रिजीम चेंज हुई, ईरान भी एक तरह से चाइना का बैकडोर चैनल था पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, ऑयल प्राइसेस से लेकर तमाम चीजें थी जिसको मैं अभी इस शो में इतने कम समय में नहीं बताता, बट एट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इट इज द फाइट ऑफ डोमिनेंस बिटवीन अमेरिका एंड China, where American allies are Israel and other allies. America is totally backing them up, और इजराइल को तो हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ना भी छोड़ रहे हैं। और अमेरिका और इंडिया की जो दोस्ती है उस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि मोदी साहब और जो प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप साहब की जो दोस्ती है उसको ये इंडिया लिवरेज करे, और इस लिवरेज के रहते इंडिया कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डी-एस्केलेटिंग द इश्यूज। और पूरी दुनिया में आज जो हाहाकार मचा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, निगोशिएट करके पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जाकर निगोशिएट करना डजंट मीन कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है या रिवार्ड दे रहा है कि भाई आप सब ठीक कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट टू देम, इट इज जस्ट अ ब्रिज दैट वी आर यूजिंग फॉर मैसेजिंग। आप
ईरान की बॉर्डर को शेयर करते हैं, इसलिए आपको एक मैसेंजर की तरह हम यूज कर रहे हैं। मैडम अपन 2 मिनट और भी लूंगा एक डिफरेंट नैरेटिव में, क्योंकि मैं जितने पैनलिस्ट देखता हूं वो हर बार एक ही मुद्दा उठाते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में टेररिज्म को सपोर्ट करता है या अमेरिका टेरर क्रिएट करता है। इस तरह से बड़ा एक एंटी अमेरिका नैरेटिव खड़ा किया जाता है कई बार। 80% ऑफ पैनलिस्ट हैव दैट काइंड ऑफ व्यू पॉइंट। पर मैं 1 मिनट में ये कहना चाहता हूं कि पिछले 100 साल या 150 साल का अगर आप इतिहास देखें तो अमेरिका ने वॉर नहीं, अमेरिका ने पूरी दुनिया को बहुत अच्छी चीजें भी दी है। राइट, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम आज जो आपके स्टूडियो में इलेक्ट्रिसिटी है या आपके शहरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ये अमेरिका की देन है। उसके बाद अगर आप हेल्थ केयर में देखें तो हेल्थ केयर में एनेस्थीसिया, पेन फ्री सर्जरीज भी अमेरिका की देन है। कमर्शियल फ्लाइट जिससे पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है वो अमेरिका की देन है। आज जो स्मार्टफोन, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंटरनेट, व्हाट्सएप ये अमेरिका की देन है। आज झारखंड के आदिवासी से लेके उड़ीसा के आदिवासी को जो टेलीमेडिसिन की सुविधाएं मिलती है, जो उसकी जान बचती है, वो अमेरिका की देन है। तो आप अमेरिका को केवल वॉर की दृष्टि से मत देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया को बड़ी अच्छी चीजें भी दी है और बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ईरान के कई साइंटिस्ट अमेरिका में काम करते हैं। भारत से तो तमाम साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और टॉप के लोग अमेरिका में काम करते हैं। तो अमेरिका ब्रिंग्स बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड टू अमेरिका, एंड व्हेन बेस्ट ऑफ द ईस्ट जो इंडियन विजडम और अमेरिकन विजडम जब काम करता है तो पूरी दुनिया का बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि भारत और अमेरिका को हमेशा साथ आना चाहिए और पूरे विश्व को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाना चाहिए। इसके साथ में बाकी सरा जी, जैसे कह रहे हैं फखर जी भी कि क्यों पाकिस्तान को एज मीडिएटर काम करना चाहिए, लेकिन उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की युद्ध नीति का उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि होर्मुज तो पहले से खुला था। वो तो ये कैसे मीडिएशन है? कैसे आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम आपके लिए एक दोस्त की तरह हैं, दूसरी तरफ आप उसी देश का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले खुला है, आप क्या खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? गनिका जी फिर से कहता है, देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका उनको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान बल्कि असल से ही टॉयलेट पेपर है। अभी जो पाकिस्तान से सम्मानित जो पैनलिस्ट है उनके जो बात आपने सुने हैं, इसमें क्या लगता है यही ईरान का आवाज है। अभी ये कह रहे हैं कि डेथ टू इजराइल, मगर इनके दिल में है डेथ टू अमेरिका। तो क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी की भाषा एक ही होता है। दूसरी जो सम्मानित पैनलिस्ट अमेरिका से कहा कि अमेरिका इज नॉट क्रिएटिंग टेररिज्म, आई एम ए काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट। मैं फिर से कहता हूँ, तालिबान को क्रिएट किया अमेरिका ने, अलकायदा को ही क्रिएट किया अमेरिका ने, और दुनिया में जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, सब जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे अमेरिका के हाथ है। मैं फिर से कहता हूँ गनिका जी कि ये पीस डायलॉग कहिए या कुछ भी कहिए, ये कामयाब सिर्फ हो सकता है अगर विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी इसमें इंटरवीन करेंगे और भारत इनिशिएटिव लेगा। ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे सम्मानित तो मेजर जनरल साहब ने कहा कि भारत ही एक देश है, एकमात्र देश है अभी जिसके साथ अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का रिश्ता है। सो ये रिश्ता जब है, अभी दिल्ली में एक पीस टॉक होगा, पीस टॉक सक्सेसफुल होगा। मगर पाकिस्तान जब तक आपने जैसे सुना है अभी कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भाषा क्या है, ईरान की भाषा, दे वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, मीनिंग दे वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान इज द नोटोरियसली एंटी सेमाइट नेशन, जो इजराइल को, यहूदियों को, ईसाई को घृणा करता है। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं हिंदू के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, ईसाई के ऊपर क्या क्या होता है, या नॉन मुस्लिम के ऊपर क्या क्या होता है। ऐसे एक आतंकवादी मुल्क जिसके दिल में सिर्फ घृणा है। शोजी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान हमसे डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ईरान के पास दोबारा उठ खड़े होने का 0 चांस है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए भीख मांग रहा है और ईरान सैन्य तौर पर पूरी तरह कमजोर हो चुका है। ईरान नहीं संभला तो वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। तो ईरान के लिए कोई भी वापसी का रास्ता नहीं बचेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान उनसे डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है और वो इसीलिए कोई डील नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको उनके देश के लोग ही मार देंगे, उनके जो टॉप लीडरशिप है उनको अमेरिका मार देगा। ये मेजर सिवाज कहीं डर ईरान के बीच में है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को यह भी डर है कि अगर हम डील कर लेंगे, अगर हम सीज फायर कर लेंगे, पीस टॉक कर लेंगे, तो वहां के लोग ही उनका खात्मा कर देंगे।
और देखो एक चीज तो है गोनिका, आप जो पावर ईरान में आईआरजीसी के पास आ गई, और वो और भी कट्टर, अभी आप देखा अयातुल्लाह अल खमैनी थे, वो से भी ज्यादा कट्टर मुजफ्फर खमानी है। और इन्होंने क्या किया है कि क्यों ईरान सक्सेसफुल हुआ इस लड़ाई में, उसने दो बातें की। एक मुजाहिद डिफेंस होती है जिससे उसने सक्सेशन प्लान बना दिया 4 स्टेजेस का, और दूसरा डिसेंट्रलाइज कर दी पावर, और आईआरजीसी को 31 प्रोविंस में बांट दिया, और फिर वो हमला कर रहे हैं। और काफी हद तक ईरान डटा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा सक्सेसफुल है। अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले ईरान टिक नहीं सकता, मगर ईरान कोशिश कर रहा है। अब बात आती है कि ये बातचीत हो सकती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी वाकई चली हुई, इसमें कोई शक नहीं, और कोई ना कोई बातचीत हो सकती है। मगर ये सच्चाई है कि ये जो इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर, ये लड़ाई का हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि अपने दूसरे देश के ऊपर प्रभाव डालो। और हाँ, ये सच्चाई है कि ये नहीं कह सकते ईरान में आज कौन लीडर है, किससे बातचीत हो रही है, ये भी नहीं बातचीत है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं बात आई थी कि इजराइल ने जो किया है वो गाजा पट्टी पे एक ठीक नहीं किया, मगर आपको यह समझना चाहिए स्टार्ट तो हमास ने किया था, जो 7 अक्टूबर को किया था 2023 को, वो तो एक जेनोसाइड था। आप 79 लोगों को मार गए, कुछ लोगों को किडनैप करके। भारत का नजरिया देखें, भारत कहता है कि भाई ये जो सोल्यूशन है ये आपको एक प्रकार से टेबल पे निकलेगा डिप्लोमेसी और डायलॉग से, और हम ये कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन है। पैलेस्टाइन शुड आल्सो हैव अ कंट्री, इजराइल शुड आल्सो हैव अ कंट्री, और वो पीसफुली रहे। मुझे लगता है वो नजरिया अगर भारत का है तो उससे अच्छा कौन सा देश हो सकता है जो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से मीडिएशन करे, क्योंकि उसके तो अमेरिका भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, ईरान भी है, और सभी देश मुझे लगता है मानने को तैयार होंगे। मुझे यही लगता है कि जितना जल्दी हो जो भारत है उसको रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी के फायदे में नहीं है। ये जितनी लड़ाई बढ़ेगी आप देखेंगे कि वर्ल्ड की जीडीपी जो है 1.5% जाएगी, और ये जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको बहुत मार पड़ रही है। उनको पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, यूरिया, इनकी सबकी कमी है। बिल्कुल सर, इम्पैक्ट तो हो रहा है, बिल्कुल इम्पैक्ट तो हो रहा है। जिस तरीके से लगातार ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आगे आगे और ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रमीत जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं, पहले कहते हैं कि मैं उनके पावर प्लांट पर अटैक कर दूंगा, उसके बाद वो 48 घंटे का डेडलाइन देते हैं, फिर वो कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, 5 दिन रुक जाएंगे। क्या ये टाइम बाइंग चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? और दूसरी तरफ जैसे ही वो ये बयान देते हैं वैसे ही मार्केट अप हो जाता है, वैसे ही क्रूड ऑयल के रेट डाउन हो जाते हैं। और ये जो 5 दिन का वक्त दिया गया है फिलहाल ईरान को उनकी तरफ से, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम जो अटैक करेंगे वो ऐसा अटैक करेंगे अगला कि वो ईरान ने देखा नहीं होगा, ईरान को पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो ये क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो सीज फायर चाह रहे हैं? क्या वो युद्ध को और एस्केलेट करना चाह रहे हैं? या फिर एक टाइम बाइंग है ताकि अपनी फौजों को, अपनी सोल्जर्स को ऑन ग्राउंड भेजा जा सके और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सके? देखिए, as I said, he wants to negotiate always from the position of strength. He attacks, he dominates. That is his style. Where he attacks, he dominates. Most of the time, he never apologizes, and he makes sure that the opposition negotiates on his terms. और वही वो अभी कर रहे हैं। वो पूरा पहले मिलिट्री पावर और मिलिट्री लिवरेज लेकर उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, ईरान को पूर्ण रूप से प्रेशर में ला दिया है, दबा दिया है, और अब वो निगोशिएशन का रास्ता खोल रहे हैं। एंड देन ही विल गिव फ्यू डेज फॉर निगोशिएशन। अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर से एक बार अटैक होगा, फिर से ईरान को बहुत रूप से संपूर्ण रूप से घायल किया जाएगा या आहत किया जाएगा, और फिर एक बार निगोशिएशन की बात होगी, और बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चलती रहेगी। एंड मोमेंट ही सी देयर इज अ चांस ऑफ निगोशिएशन ऑन अमेरिका टर्म्स, ही विल ओपन दैट डायलॉग। और उसमें फिर वो पाकिस्तान को हम ब्रिज के रूप में यूज करें, या किसी और देश को ब्रिज के रूप में यूज करें, या भारत जैसे देश जिसके सभी देशों से, नॉट ओनली ईरान और अमेरिका और इजराइल से, पर नाटो और तमाम देशों से प्रधानमंत्री के जो अच्छे संबंध है उसको भी डेफिनेटली अमेरिका लिवरेज करना चाहेगा। तो एंड देन ही इज अ वेरी अनकन्वेंशनल लीडर। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो कन्वेंशनल सोच है डिप्लोमेसी की, आप उसको थोड़ा सा साइड में रखें, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनकन्वेंशनल और बड़ी एक जबरदस्त तरीका है उनका डील करने का, एंड दिस टाइम ही इज वेरी क्लियर दैट व्हिचएवर डील विल हैपन, इट विल हैपन ऑन अमेरिकाज फर्स्ट माइंडसेट एंड अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। इसके लिए वो पूर्ण रूप से हमेशा उसी दिशा में प्रयास करते रहते। ठीक है फखर जी, बात किससे हो रही है ईरान में?
ईरान के राष्ट्रपति तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जब तक हमारी शर्तों पे पहली बात तो बात नहीं होगी। वो सिर्फ जवाब दे रहे हैं, किसी तरह की पीस टॉक के लिए रेडी नहीं हुआ ईरान। दूसरी तरफ यूएस को आप अपना दोस्त बताते हैं, यूएस को आप अपना एलाई बता रहे हैं, लेकिन यूएस की ही इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ये कहती हैं कि आपके देश की तरफ से ऐसी मिसाइलें, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई जा रही हैं जो यूएस के लिए खतरा हो सकती हैं। देखिए, तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट आज से 4-5 दिन पुराना है, बल्कि 6 दिन पुराना है। और इसके बाद अगर हम बाकी चीजों की हम बात करते हैं तो ये कल की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप को ये जो अमेरिका से आप लोगों के पैनलिस्ट हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये किस दुनिया में रह रहे हैं कि ये उस अमेरिका की तारीफें कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि आधी दुनिया को जिसे कहते हैं कि जंग करके वहां पर और इंसानों के सरों के मीनार एक कहते हैं कि मंगोलों ने बनाए थे और फिर अमेरिकन पॉलिसीज ने बनाए, वो बुश हो, वो ओबामा हो या दूसरे तीसरे हो। अफगानिस्तान को जिसे कहते हैं कंडर बनाने वाले कौन है, ये बाकी कंट्रीज को कंडर बनाने वाले कौन है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात आप कह रही हैं कि जी ईरान में किसके साथ डायलॉग्स हो रहे हैं, यकीनी तौर पर मैंने आपको कहा था कि वहां के प्रेसिडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात कि ये कह रहे कि जी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे डायलॉग करवाएंगे, तो ईरान शायद इस जंग से पहले अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन पे बात कर रहा था, बट आफ्टर द 28 फरवरी 2026 ईरान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान को छू रहा है। ये मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, उनके तुलसी गबार्ड या जितने भी है, जेडी वेंस वगैरह जितने भी लोग हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है। और वो अब उसको फुटबॉल बनाए, कोई कहता है इसने कहा था कि ईरान पे हमला कर दो, कोई कहता है इसने कहा था कि ईरान पे हमला कर दो। ये कंफ्यूजन मैं कहता हूं कि 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया था, ये कंफ्यूजन मैंने उस वक्त नहीं देखी थी। 2021 में जब विड्रॉवल हो रहा था अमेरिकन फोर्सेस एंड नेटो फोर्सेस का फ्रॉम काबुल, तो उस वक्त भी कंफ्यूजन मैं कहता हूं ऐसी नहीं थी जितनी कंफ्यूजन इस वक्त 2026 में नजर आ रही है। और जहां तक बात है कि अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करवाएगा, तो ये अगर बात होती तो ये 28 फरवरी से पहले हो सकता था। बातचीत हो रही है, मैंने आपको बताया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, उनके स्पीकर इन्वॉल्व है बाकर साहब, और उनके प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं इस डायलॉग के अंदर। अगर होंगे, वो कह रहे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे, वरना नहीं होंगे। जंग है तो जारी रहेगी और हम इसको करते रहेंगे और होप्स हो कि ईरान अभी इसको बेहतर तरीके से देखना होगा कि आगे ये बातचीत अगर होती भी है तो किस लेवल पर जाती है। क्या ये बातचीत सच पे युद्ध के अंत की तरफ ही इशारा करती है, या फिर अभी युद्ध और दिन चलेगा, अभी और हफ्तों चलेगा, महीनों चलेगा, ये भी अभी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।